हेलो स्टूडेंट। तो आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर हम कर रहे थे, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट हम चैप्टर काफ़ी सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंटल इशूज़, यानी द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस ढंग से हमारा एनवायरनमेंट जो है आपको मतलब डैमेज होता है। तो इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल इशूज़ में हमारे पास जो सबसे पहला हो जाएगा दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओके। अब देखिए ओजोन डिप्लीशन के बारे में अगर बात करें हम, वी नो दैट कि अर्थ के सरफेस के एटमॉस्फेयर में जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग अर्थ की सरफेस से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे एक ओजोन की एक लेयर है। ओजोन की एक लेयर है जो कि सन की हार्मफुल यूवी रेज को हम तक आने से रोकता है, ठीक है। जो यूवी रेज जो होती है वो काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शन में पहुँचती है हम तक, और उतनी रिक्वायर्ड भी है बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सॉरी इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी बाय योर बॉडी। और मॉर्निंग की धूप में हल्की फुल्की क्वांटिटी में होती है। मॉर्निंग में आप जब धूप में होते हैं तो आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करके विटामिन डी की सिंथेसाइज करती है, बट द मेजर क्वांटिटी जो होती है काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शन आता है, मेजर क्वांटिटी ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती, ओजोन लेयर काफ़ी हमारे लिए क्या आपको लाइफ सेविंग है। अगर ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती, इन दैट केस क्या होता है, अगर यूवी पूरी की पूरी यूवी हमारे अर्थ पे आ गई तो इट कैन चेंज एवरीथिंग। पूरी की पूरी लाइफ के फॉर्म चेंज हो जाएंगे। किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट होंगे हम इमेजिन नहीं कर सकते। स्किन कैंसर क्रिएट कर सकता है, फिर ये आपके डीएनए को चेंज कर सकता है, और जब डीएनए चेंज कर सकता है तो अनइमेजिनेबल इम्पैक्ट हो सकते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई तो हमारी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, नई स्पीसीज क्रिएट हो जाएगी जो हार्मफुल हो सकती है, यूजफुल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अर्थ पे जब लाइफ जब आपको लाइफ की डेवलपमेंट हो रही थी, और जब तो फिर अब एक जब लिमिट तक लाइफ की डेवलपमेंट हो गई, तो ऑब्वियसली अब इसके स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था कि ओजोन की जो यूवी रेज है उसको रोका जाए। तो फिर ओजोन की लेयर बनी। ओजोन की लेयर कैसे बनी, यूवी रेज से ही इसका इंतजाम हो गया। जो O2 है, अपर एटमॉस्फेयर में जो O2 है वो यूवी रेज के इम्पैक्ट से ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो गया, और इसमें से कुछ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के O3 में कन्वर्ट हो गए। दिस इज ओजोन, और ये एक लेयर के फॉर्म में हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में डिपॉजिट हो गई, ठीक है। बट अब इसमें क्या है कि 1990 में या 1985 में सबसे पहले जो 1985 में साइंटिस्ट थे फर्मन एटॉल इज नॉट द नेम, एटॉल मीन्स एंड अदर्स, मतलब इनके जो एसोसिएट्स थे फर्मन और उनके जो एसोसिएट्स जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर इन लोगों ने एक ओजोन होल को डिस्कवर किया। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल डिस्कवर्ड की गई 1985 में, ठीक है। और बाद में देखा गया 1987 में 90 में ये लेयर जो थी वो ये होल जो थी ये मतलब आपको बढ़ती जा रही थी। तो अब इसके रीज़न को जानने की कोशिश की गई। तो हम पहला मतलब इसमें डिस्कस कर रहे हैं ओजोन डिप्लीशन। तो इसके जब रीज़न जानने की कोशिश की गई तो देयर आर सर्टेन गैसेज, जैसे हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये हो गए। और काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में मीथेन वगैरह भी, इस तरह की जो गैसेज है, बेसिकली ये सारी जो गैसेज हैं दीज आर कॉल्ड ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि इनकी वजह से ओजोन की लेयर जो थी वो डैमेज हो रही थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता था लार्ज स्केल पे, सेविंग फोम में यूज़ करते हैं थे इसको हम, परफ्यूम में यूज़ किया जाता है, जो स्प्रे वगैरह जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के गैस में, AC के गैस में इसको यूज़ किया जाता था। तो देखा गया इस वजह से ओजोन गैस के डिप्लीशन, ओजोन में होल क्रिएट हो रहा है। देखिए होता क्या है, जैसे हमारे पास ये डिप्लीट कैसे करेगा ओजोन को, हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या आप इसको लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज Cl2F2, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है।
अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब ये ऊपर के उसमें जाता है तो ये यूवी रेज की वजह से ये आपको ब्रेक डाउन हो जाता है CCl F2 Cl, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अब ये जो क्लोरीन एटम है ये फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ये ओजोन को ब्रेक डाउन करके बनाता है क्लोरीन ऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, ये क्लोरीन ऑक्साइड जो बना ये फिर फर्दर क्या होता है, ये आपको ब्रेक डाउन होगा 2Cl2O, ये ब्रेक डाउन होता है 4 क्लोरीन एटम में और ऑक्सीजन में। देखिए, अब ये क्लोरीन जो है ये अपर एटमॉस्फेयर में एक बार जब ये क्लोरीन आ गया तो ये आपको 100 ईयर्स तक ये परसिस्ट करता है, 100 ईयर्स तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और एक क्लोरीन का एटम जो है 1 क्लोरीन एटम ये लगभग 100 यू कैन नॉट 100 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। आप इमेजिन कीजिए कितना लार्ज स्केल पे आपको डैमेज करता है। तो अब इससे बचने के लिए फिर हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी मॉन्ट्रियल में मीटिंग हुई जिसको कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और ये डिसाइड किया गया कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं इनकी क्वांटिटी को एटमॉस्फेयर में फ्रीज कर दिया जाए। अब जितना आ चुका है उसको तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, फ्रीज टू द लेवल ऑफ 1986 में जो लेवल था उस पर इसको फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है, ये डिसाइड किया गया। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका कितना इम्पैक्ट हुआ। तो ऑब्वियसली अगर ओजोन, हालांकि उसके बाद से फिर 90s में देखा गया कि ओजोन की होल और ज़्यादा बढ़ी, एक आध और भी ओजोन होल डिस्कवर किए गए। तो अभी ये जो सिचुएशन है वो हमारे लिए अलार्मिंग है। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखा गया कि पूरे ग्लोब का, पूरे हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर 1960 से लेकर के 1997 के बीच में, यानी 37 ईयर्स के बीच में लगभग 0.43 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अभी भी ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? अगर टेम्परेचर इसी रेशियो से बढ़ता रहा तो जो कुछ भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे अभी हम रहते हैं वो सबमर्ज्ड हो जाएगी, पानी के नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तेज़ी से आइस मेल्ट होगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो अर्थ है, जो कुछ भी जो लैंड मास है वो फिर वाटर में सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो लाइफ मुश्किल हो जाएगी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में देयर आर सर्टेन गैसेज विच आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट, वी नो दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे पास कौन कौन सी है? मेजर तो हमारे पास CO2 है, फिर हमारे पास मीथेन है, फिर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये सारी गैसेज क्या है? ये सारी, इसके अलावा CFC भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। ये सारी मेजर हमारे पास CO2, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। क्या होता है कि ये जो है सन के इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है। दिन में गर्म होता है, रात में धीरे धीरे कूल होता है। बिकॉज वी नो दैट, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेज में कि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी का डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर मून की बात करें तो मून में दिन और रात के टेम्परेचर में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, दिन में टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में फिर आपको -190 तक आ जाता है। लगभग 300 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। तो हमारे यहाँ क्या है कि एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर की वजह से दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये प्रोसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। एटमॉस्फेयर की जो सन की रेंज में जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, ये सारी गैसेज मेनली CO2 को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म होता है। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है दिस इज 15 डिग्री सेल्सियस। पूरे अर्थ की हम बात कर रहे हैं, कहीं पे माइनस में, कहीं पे ज़्यादा है, 15 डिग्री सेल्सियस। बट
अगर ये सिचुएशन नहीं होती, अगर मतलब जो आपको ये जो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, तो एवरेज टेम्परेचर जो होता वो कम होकर के -20 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता ऑल ओवर द ग्लोब। ये एवरेज है, तो कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो ऑब्वियसली इतने पे लाइफ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी। बट जिस रेशियो से टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो अलार्मिंग, और आने वाली सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके लिए हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल है, जापान में एक सिटी है क्योटो, और वहाँ पे वही यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएन की एक ब्रांच है, उनकी मीटिंग हुई, ये 1997 में हुई, क्योटो प्रोटोकॉल, और ये डिसाइड किया गया क्योटो प्रोटोकॉल 1997, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेज हैं, यानी ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं, उनकी इमिशन को 5% कम किया जाए। 5% कितना? जितना लेवल 1990 में था, 1990 में जितना लेवल था उसको उससे 5% कम किया जाए, और एक टाइम फ्रेम फिक्स किया गया कि 2008 से लेकर के 2012 तक इस काम को किया जाएगा। बट स्टिल अभी तक कोई बहुत इसमें ब्रेक थ्रू काम नहीं हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग आज भी कंटिन्यू है, जो आने वाले समय में उसके काफ़ी ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, दैट इज गार्बेज। गार्बेज आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे घर से मतलब जो भी कूड़ा कचरा निकलता है, और एक पर्टिकुलर सिटी में अगर हम वो बात करें तो कई मेट्रिक टन, कई मिलियन मेट्रिक टन पर डे ये कचरा निकलता है। अब इसमें से जो कुछ कचरा जो आपको बायोडिग्रेडेबल है, कुछ आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो अब इसमें से जो बायोडिग्रेडेबल है उसको तो हम डिकम्पोज कर सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये आपके फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि हमने आपको देखा बायोमैग्निफिकेशन के केस में, और कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको करने के लिए डंपिंग की प्रोसेस की जाती है, लैंड फिलिंग की प्रोसेस की जाती है। लैंड फिलिंग में, डंपिंग में क्या करते हैं, लैंड फिलिंग में जैसे एक काफ़ी गहरा गड्ढा खोद के इसको दबा देते हैं, ऊपर से फिर फ्रेश सॉइल बिछा देते हैं। बट ये मेथड भी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बिकॉज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो कुछ उसमें से जो उसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है, उनमें से हार्मफुल केमिकल लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे फिर ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। इंसिनरेटर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इनको बर्न करते हैं, ये एक यूजफुल प्रोसेस है, बट ऑब्वियसली हर जगह यूज़ नहीं होती। ये आपको इवन मेडिकल वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसमें हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती, और इस तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिर जो जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको तो डिकम्पोज करके, दैट इज वेस्ट टू एनर्जी। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कॉम्पोस्ट प्रिमूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो कुछ भी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी कंजम्पशन कम से कम हो, यानी जितनी ज़्यादा कंजम्पशन कम होगी ऑब्वियसली उतना ज़्यादा हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे घर से कम निकलेगा। तो और जो डिकम्पोज हो सकते हैं उनकी भी कंजम्पशन पे, उनकी भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अब जैसे आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक आपको केस स्टडी है, मिस्टर लालू प्रसाद यादव जब आपको रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने जैसे कि इस बात को वो किया कि भाई रेलवे में, इंडियन रेलवे में काफ़ी लार्ज स्केल पे कचरा प्रोड्यूस होता है। जैसे किसी टाइम में रेलवे वाले क्या होता था कि प्लास्टिक की ग्लास में प्लास्टिक की ग्लास में आपको वो सप्लाई करते थे टी, उसके पहले वो कप प्लेट, बट वो काफ़ी हैवी होता था, तो प्लास्टिक का जब टाइम आया तो प्लास्टिक का ग्लास पे शिफ्ट हुए। उसके बाद से फिर क्या था, जो आपको डिस्पोजेबल ग्लासेज होती हैं प्लास्टिक की, ये लार्ज स्केल पे यूज होता था। इंडियन रेलवे इतनी बड़ी नेटवर्क है, इंडियन रेलवे का पर डे कई मिलियन टन डिस्पोजेबल कप्स निकलते थे, तो ये काफ़ी एक ग्रेट प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि हम मिट्टी के कूलर में चाय सप्लाई करें। इसके पीछे रीज़न उन्होंने ये दिया कि एक तो मिट्टी के कूलर जब इंडियन रेलवे जब इसको परचेज करेगी तो काफ़ी लार्ज स्केल पे परचेज करेगी, और जो पॉटर है, जो कुम्हार है, उनके लिए एक आपको रोजगार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और फिर ये बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बट काफ़ी जल्दी इसको भी विड्रॉ करना पड़ा। क्यों? एक तो जैसे कूलर मिट्टी से बनती है, और इसको बनाने के लिए काफ़ी फाइन क्वालिटी की, खेतों के ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है उस तरह के सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो टॉप सॉइल जब धीरे धीरे इतने लार्ज स्केल पे जब मिट्टी के बर्तन बनेंगे तो टॉप सॉइल क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, खेतों की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फिर दूसरी बात, मिट्टी के कूलर बनाने के लिए इनको एक बार बनाने के बाद इनको आग में पकाना पड़ता है, तब जाके ये यूज के लायक होते हैं।
अब एक बार जब ये आग में पक जाते हैं तो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोज तो होंगे बट काफ़ी टाइम लेगा, तो फिर ये सिस्टम भी नहीं चला। तो आज की डेट में इंडियन रेलवे, कभी आपने रेलवे के में ट्रेन में सफ़र में आपने देखा होगा, डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करती हैं, पेपर कप्स, जो बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ से हम चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। जो कुछ भी जो वेस्ट है उसको हम एनर्जी में क्रिएट कर लें, या इवन कुछ लोग जैसे घर पे आपको जो मतलब कूड़ा कचरा निकलता है किचन का वेस्ट, उससे लोग कंपोस्ट बना लेते हैं और वो फिर प्लांट्स के काम आता है। तो इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ये चैप्टर हमने ख़त्म किया। थैंक यू।